हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है छोटी बहू के पार्ट 2 में। आइए ये कहानी आगे सुनते हैं। मल्होत्रा हाउस के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से सबसे पहले निकली रीना अग्रवाल। हल्के हरे रंग की साड़ी, आंखों पर काला चश्मा और हाथों में छोटा सा क्लच। अभी अभी कार से उतरे अपने पति राजेश अग्रवाल के साथ वो घर में दाखिल हुई। उनके पीछे उनके दोनों बेटे भी आ रहे थे। ड्राइंग रूम की टेबल पर मिठाइयाँ, कुकीज़, पकौड़े सब सजे हुए थे। रीना अपने बड़े बेटे आर्यन की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये हमारा बड़ा बेटा है आर्यन, और वो हमारा छोटा बेटा है रोशन। आर्यन आईआईटी ग्रेजुएट है, थाईलैंड से एमबीए किया है। इसे 5 लाख का पैकेज ऑफर हुआ था मुंबई में, लेकिन इसे फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना था, इसलिए अब हमारी कंपनी यही संभालता है। ये सुनकर राजेश बोले, अब इतना बड़ा बिजनेस है तो वो छोड़कर जॉब क्यों करे। उसकी बात पर रीना ने कहा, बस अब इसकी शादी हो जाए तो हम भी सुखी हो जाएं। ये सुनकर कामनी की आंखें चमक गई और उन्होंने कहा, असली सुख तो बच्चों की खुशियों में ही है, पैसे का तो हम क्या ही करेंगे। अरे बेटा रमा, कहाँ है तू? जल्दी आ, पता नहीं क्यों देर कर रही है। तभी आर्यन अपने भाई रोशन को छेड़ते हुए बोला तभी रोशन अपने भाई आर्यन को छेड़ते हुए बोला, अरे नहीं आंटी जी, भले आराम से आए, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। उसके इस मजाक पर रीना ने उसे आंखें दिखाते हुए टोका तो कामनी देवी बोली, कोई नहीं, ये हंसी मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बेटा मिठाई भी तो खाओ। हाँ आर्यन भैया, आप भी तो खाओ। कहते हुए रोशन ने आर्यन को कोहनी मारी तो आर्यन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इस पर रोशन उससे बोला, ओहो भैया तो बड़ी टेंशन में लग रहे हैं, रिलैक्स ब्रो। उसकी बात सुनकर कामनी ने कहा, हो जाता है ऐसे माहौल में टेंशन, और वैसे भी मिठाई तो हम भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, डाइट खराब ना हो जाए। मैं तो डाइट का बड़ा ध्यान रखती हूँ, ये डाइट वाले कुकीज़ भी हैं, आपको चाहिए तो। बोलते हुए उन्होंने कुकीज़ प्लेट रोशन और आर्यन के आगे रख दी। रोशन ने प्लेट से एक बिस्किट उठा उठा के उसे आदित्य के मुंह के पास लाते हुए कहा, अरे वाह, डाइट वाले भी हैं, भैया खाओ ना। रीना भी आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य ने प्लेट से मिठाई ली और बड़े बेमन से खाने लगा। उसकी शादी की बात चल रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही ना हो इस रिश्ते में। उसकी नज़र बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों में ना जाने किस बात की बेचैनी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह कुछ ना चाहता था, पर उसे अपने मुंह तक आने नहीं दे रहा था। वह बस कुछ कहना चाहता था, पर उसे अपने मुंह तक आने नहीं दे रहा था। बस उसे इंतज़ार कर रहा था कि कब यहाँ पर जो हो रहा है वो जल्दी से ख़त्म हो और वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन वही उसका छोटा भाई रोशन तो बड़े मज़े से गुलाब जामुन खा रहा था। रीना कुछ सोचते हुए बोली, बहन जी, अब ज़माना भी बदल गया है, आजकल तो बच्चे खुद ही अपने लिए पार्टनर ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमारे बेटे ने बाहर जाकर इतना पढ़कर भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो भी हमारी ही बात मानते हैं। उनकी बात सुनकर कामनी बोली, जी इसे ही तो संस्कार कहते हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, संस्कार भी होना चाहिए। पैसे से थोड़ी कुछ होता है, संस्कार नाम की भी कोई चीज़ होती है। जब वो ये बात कर रही थी तो अपने पति की तरफ इशारा करते हुए बोली तो उनके पति भी हैरान हो गए। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है, ये तो सही कहते हैं कि पैसों से थोड़ी कुछ होता है। लड़का थोड़ी कोई लॉटरी की टिकट है। क्यों जी? कामनी हड़बड़ाकर बोली, हाँ तो संस्कार होने चाहिए, आजकल के ज़माने में कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के। मेरा तो भाग्य ही खुल गया सच में बहन जी। रीना ने भी कहा, असल भाग्य तो तब खुलेंगे जब घर को संभालने के लिए बहू आएगी। 2 टके की बात कही आपने बहन जी। अब रमा को ही देख लीजिए, आज भी सुबह से किचन में लगी हुई है। मैं कह रही हूँ बेटा इतना मत कर, पर वो नहीं मान रही। माँ थोड़ा वो कर लूँ, अब भी किचन में ही अटकी पड़ी है। रमा बेटा अब काम रहने दो और आ जाओ। वहाँ किचन की दीवार से कान लगाकर ड्राइंग रूम में चल रही सारी बातें सुन रही रमा तभी आवाज़ में बोली, दीदी सुनो, तुमने आईआईटी एमबीए और खुद की कंपनी, सबसे इम्पोर्टेंट, थाईलैंड में। माँ ने वाकई जैकपॉट ढूंढा है मेरे लिए। दीदी सोचो अगर मेरी शादी यहाँ हो गई। अरे हो गई क्या? वह तो होगी ही, फिर मैं भी थाईलैंड जाऊंगी। सिर्फ थाईलैंड ही क्यों, फ्रांस, यूरोप, हर जगह घूमूंगी। उसकी बातें सुन राधा हंसकर बोली, फ्रांस यूरोप में है पगली,
रमा ने मुंह बनाकर कहा, हाँ बड़ी आई, जनरल नॉलेज वाली। मैं जब फ्रांस जाऊंगी ना तो तेरे लिए डिज़ाइनर कपड़े बिल्कुल नहीं लाऊंगी। मेली ने उसे प्लेट पकड़ा राधा ने उसे प्लेट पकड़ाते हुए कहा, अच्छा पगली, मत लाना कुछ भी, फिलहाल तो ये ट्रे लेकर जा बाहर। तो बाहर जाकर मिलेगी, नहीं तो स्विट्ज़रलैंड जाएगी ना। ओहो दीदी, समझ क्या रखा है मुझे? एम ही नहीं हूँ मैं, तुमको लगता है मुझे कोई मना कर सकता है? राधा ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, ना बाबा, मेरी बहन एवी नहीं है तो बहुत खास है, इतनी प्यारी और अच्छी है कि। रमा ने उसे टोका, खूबसूरत भी? हाँ बाबा, खूबसूरत भी, कोई तुझे मना नहीं कर सकता। वह होंगे थाईलैंड वाले, मेरी बहन किसी से कम है क्या? रमा ने यह सुन इठलाकर कहा, तो फिर करने दो इंतज़ार, हीरोइन अपने टाइम पर ही जाएगी। राधा उससे प्यार से बाहर की ओर धकेलते हुए बोली, अब जा भी। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट दीदी, ऑल द बेस्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे। कहते हुए रमा बाहर चली गई। उसके ड्राइंग रूम में जाते ही राधा की नज़र किचन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी शक्कर की कटोरी पर गई। उसे एहसास हुआ कि वह ट्रे में शक्कर की कटोरी डालना ही भूल गई। चाय में भी उसने शक्कर नहीं डाली थी। कामनी ने मना जो किया था, उसे आदत नहीं थी बिना शक्कर की चाय बनाने की और अगले से शक्कर रखने की, इसलिए वो भूल गई। रमा को भी याद नहीं होगा कि चाय में शक्कर नहीं है, मतलब लड़के वाले फीकी चाय पियेंगे। कहीं चाय पीकर उन्हें यह ना लगे कि रमा को ढंग की चाय भी बनाने नहीं आती। नहीं नहीं, यही सब बड़बड़ाती हुई वो परेशान हो रही थी। वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो। उसने अपने आप को कोसा कि क्यों उसने पहले ध्यान नहीं दिया। वो सोचने लगी कि इस वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ उसकी वजह से होगी। रमा ने कितने सपने सजाए हैं शादी को लेकर, अगर उसकी वजह से इसकी शादी में कोई रुकावट आई तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। पर फिर उसने सोचा कि इतनी सी बात में रिश्ता थोड़ी ना टूटता है। राधा का मन कभी इधर कभी उधर हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब जो गलत हो गया है उसे ठीक करे तो कैसे करे। बाहर ड्राइंग रूम में रमा को आते देख कामनी बोली, लो आ गई। रमा को रीना ने अपने पास बैठने का इशारा किया और उसके बैठ जाने के बाद वो बोली, जैसा नाम वैसा ही रूप, शांत और प्यार। ये सुनते ही रमा मन में सोचने लगी, चलो गेम 50% तो यही जीत गई, बाकी का 50% तो आराम से जीत जाऊंगी। उसे जो अपने रूप पर भरोसा था और वो भी सही हो गया। फिर वो चाय का कप बनाने लगी। किचन में ये सब देखकर राधा को मन में एक ही बात घूम रही थी। रमा का पहला इंप्रेशन सबके सामने क्या होगा जब वो सबको फीकी चाय पिलाएगी। वो कैसे भी करके शक्कर की कटोरी ड्राइंग रूम तक तो पहुंचाना चाहती थी। रिश्ते की बात बड़ी नाजुक होती है, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। और राधा इतनी ज़रूरी बात कैसे भूल गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इतनी सी भी गड़बड़ हो। उसका मन बैठा जा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, पर इस गलती से सब खराब ना हो जाए। पर फिर अपने मन को ही समझाती कि नहीं, शक्कर से थोड़ी इतना फ़र्क पड़ेगा, इतना नहीं सोचना चाहिए। वहाँ बाहर रीना ने चाय का कप हाथ में लिया तो राधा का मन धम से बैठ गया। पर फिर उन्होंने चाय ना पीते हुए पहले कहा, देखिए हम इतने भी पुराने ख्यालों के नहीं हैं कि लड़के और लड़की से पूछे बिना शादी तय कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों बात कर लें और खुद डिसाइड कर लें कि शादी करनी है या नहीं। ये सुनकर कामनी सहमति जताते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, आखिर जीवन तो बच्चों को ही जीना है, करो बात बेटा, आराम से कर लो। रीना ने उन्हें अपनी बात समझाते हुए कहा, यहाँ वह आराम से बात कैसे करेंगे, कहीं अगर अकेले में आराम से बात करो तो। तभी राजेश ने बीच में बोला, मतलब? रीना को लगा शायद उन्हें यह सब सही नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने कहा, अगर आप कोई दिक्कत हो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी कामनी उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोली, अरे दिक्कत क्यों होगी, आप सही कह रही हैं। रमा बहुत शर्मीली है, हमारे सामने चू भी नहीं करेगी, सवाल जवाब तो दूर की बात है। रमा ने अ, रमा ने रमा ने आर्यन और रोशन की तरफ देखा और सोचा, इन दोनों में से उसका दूल्हा कौन है, यह तो बता नहीं रहे उसके, और बड़े खुले ख्यालों वाले डींगे हाँक रहे हैं। फिर उसने सोचा, छोड़ो कोई भी हो, उसे तो अब इस घर में रिश्ता करके जाना है। उसने तो अपना मन बना लिया था कि वह
अग्रवाल खानदान की ही बहू बनेगी। सबको सबको बातों में बिजी देख राधा ने सोचा यही सही बात है, वो फटाफट शक्कर रखकर आ जाए। लेकिन फिर वही डर कि सबने उसे देख लिया तो उससे भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त सब बहुत बिजी नजर आ रहे थे। उसे लगा शायद उस पर कोई ध्यान न दे और वह साइड में से निकल जाए। उसे क्या करना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त कामनी ने कहा, पहले आप चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, फिर बच्चे मिल लेंगे। एक बार फिर कंफर्म करने के लिए रीना ने उनकी तरफ देखकर पूछा, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अरे नहीं नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी बस यही तो जाएंगे बाहर, आंगन में गार्डन है हमारा, छोटा है पर अच्छा है। गुलाब चमेली जूही की बेल तो ऊपर वाले कमरे में कूलर तक जाती है। बड़े मन से रमा ने खुद लगाई थी वह बेल। यह सुन रीना ने रमा की तरफ देखकर कहा, तो गार्डनिंग का भी शौक है आपको, वेरी नाइस। फिर तो कामिनी ने रमा का गुणगान करना ही शुरू कर दिया। ये तो कुछ नहीं, कुकिंग का तो इसे इतना शौक है कि रोज़ नई नई रेसिपी ट्राई करती रहती है। ये पकौड़े भी इसी ने बनाए हैं और चाय भी पीजिए ना। वे लोग बातें करने में बिजी थे, इतने में मिली किचन से निकलकर दबे पाँव ड्राइंग रूम की तरफ निकल गई। फिर जब सबका ध्यान बातों में था तब टेबल पर शक्कर की कटोरी रखी और वापस किचन की तरफ मुड़ गई। पर रीना की नज़र उस पर चली गई थी। टेबल पर अचानक शक्कर की कटोरी देख रमा हैरान हो गई। उसका ध्यान रीना पर गया जो राधा की तरफ देख रही थी। रमा ने उनका ध्यान हटाने के लिए जोर से पूछा, शक्कर शक्कर कितनी लेंगी आप? रीना ठिठक गई और उसका ध्यान राधा से हट गया। वो जवाब देते हुए बोली, बेटी एक ही चम्मच बस। रमा ने घबराते हुए शक्कर चाय में मिलाई तो रीना ने पूछा, वो कौन थी? कामिनी हैरान होते हुए कही, कौन? वो जो अभी दिखी मुझे? खैर छोड़िए। रीना के ये कहते ही रमा ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, अभी दीदी फंसा देती हम सबको, बाल बाल बच गए। तभी किचन की तरफ जोर से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई और सब उठकर उस तरफ देखने लगे। किचन के बाहर पड़े साइड टेबल पर रखा फूलदान ज़मीन पर गिर के टूट गया था। उस टूटे फूलदान के टुकड़ों में के फंसे आंखें मीचे राधा सहमी से खड़ी थी। ड्राइंग रूम में खड़ी आंखें मीचे राधा अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें बंद रहने से ड्राइंग रूम में खड़े सब लोग गायब हो जाएंगे। लेकिन लोग तो फिर भी वही ही होंगे और आंखें भी खोलनी तो होगी ही। ऐसे ही उसने आंखें खोली। रीना की बड़ी बड़ी आंखें और हैरानी आंखों उसे दिखी। वह देखकर राधा ने ही वापस अपनी आंखें बंद कर ली। रीना ने हैरान होकर कामनी से पूछा, ये कौन है? कामनी भी घबराते हुए बोली, ये वो घर में आज बहुत काम था तो इसे बुलाया है। वह आगे कुछ बोलते उससे पहले ही राज ने उन्हें बीच में ही ठोकते हुए कहा, यह हमारी बड़ी बेटी राधा है। यह सुनते ही सब हैरान हो गए। रीना बोली, आपकी बड़ी बेटी मतलब? रमा बड़ी नहीं है? आपने हमें बताया नहीं कि आपकी एक और बेटी है? कामनी ने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा और उनसे धीमे से फुसफुसाते हुए बोला, आप क्यों सत्यानाश करने पर तुले हो? चुप रहो। राज ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और रीना से हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें यह पहले से ही बता देना चाहिए था। रमा हमारी छोटी बेटी है, यह राधा है हमारी बड़ी बेटी। हमने आपको यह बात पहले बताई नहीं क्योंकि राधा की कुंडली में एक दोष है जिस वजह से उसकी शादी 3 साल तक नहीं हो सकती। अगर हो गई तो पति की जान को खतरा होगा। फिर जब तक 3 साल पूरे नहीं होंगे तब तक रमा भी बैठी रहेगी क्योंकि वह छोटी है। यह बात भी हमें ठीक नहीं लगी। आप ये बात समझिए या ना समझिए, पता नहीं आप इसे किस तरह से लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। यह सुनकर कामनी ने जोर से अपने सिर पर हाथ दे मारा और धम से कुर्सी पर बैठ गई। साथ ही उनका मन भी बैठ गया। इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाते देख उसकी आंखों में तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। रमा अपने बाबा को सुन गुस्से में आग बबूला हो गई थी। वह मन ही मन बुदबुदाई, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी दीदी बाबा की परफेक्ट है और मैं बाबा को ज़्यादा पसंद नहीं हूँ। भले मेरे साथ जो भी हो, दीदी परेशान नहीं होनी चाहिए। मेरी पूरी गेम खराब कर दी बाबा ने। उधर राधा सिर झुकाए खड़ी थी। वहाँ माँ और रमा से नज़रें मिला नहीं पा रही थी। उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे खुद खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यों वो बाहर गई, क्यों ऐसा हुआ। रमा कितनी उम्मीद रमा कितनी उम्मीद लगाकर बैठी थी इस रिश्ते से। वो तो चाहती थी कि उसकी तरफ से कोई छोटी सी भी गलती ना हो, इसलिए तो वो शक्कर की कटोरी रखने आई थी कि वहीं फीकी चाय पसंद ना आने की वजह से उसके मन में हल्का सा भी इस रिश्ते को लेकर कोई डाउट ना आए, ज़रा सी भी गलती ना हो। पर इस छोटी सी गलती को ठीक करने के चक्कर में ये क्या हो गया था उससे। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी। ना जाने अब वो लोग क्या सोचेंगे रमा के बारे में। ना जाने रमा के सपने पूरे होंगे या नहीं, और अगर नहीं होंगे तो इसके लिए मैं ही जिम्मेदार होंगी। तभी रीना सबसे बोली, यह तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ इस तरह का धोखा भी होगा हमारे साथ। कामनी का मन तो बैठ गया था, पर उसने अपने मन से अभी भी हार नहीं मानी थी। वो उठकर बोली, कैसी बात कर रही हैं आप। धोखा? कैसा धोखा? हमने आपसे कोई धोखा नहीं किया। रीना ने हैरानी से कहा, यह धोखा नहीं तो और क्या है। बड़ी बेटी को छुपाकर आप छोटी बेटी वो हमारे बेटे से शादी करवाना चाहती हैं। इतनी बड़ी बात छुपाई है आपने। कामनी ने अपने मन के कोने में वापस अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया और खड़े होकर बोली, हाँ, हमने आपसे बात छुपाई पर कोई धोखा नहीं किया। आपकी कोई बेटी नहीं है ना, आप दो बेटों की माँ हो, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा कि समाज में बेटियों पर कितना बंधन डालते हैं। बड़ी बहन से पहले छोटी बहन की शादी अगर करवा दो तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। बड़ी बहन की कुंडली में दोष है तो ज़माना छोटी बहन को भी दोषी निकालता है। बहुत रिश्ते आए, पर यह जानकर कि बड़ी बहन की कुंडली में दोष है, छोटी बहन को भी मना कर गए। लड़की में तो कोई खोट नहीं है ना ही हमारे अंदर कोई खोट है, पर इनको कौन समझाएगा। फिर काम्या ने अपने पति की तरफ इशारा किया और बोली, मुझे पता है आप मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। आपने ही मना किया था ना कि ये बात किसी को ना बताए, पर बस अब मैं चुप नहीं रहूँगी। सच ये है कि हमने राधा को बाहर आने को कहा। मैं किसी को अंधेरे में रखकर कोई काम नहीं करा सकती। राधा का यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। देखा नहीं आपने किस तरह यह हम पर लांछन लगा रहे हैं धोखा देने का। कामनी की बात सुनकर उनके पति को गुस्सा तो आ रहा था, पर गुस्से से ज़्यादा उन्हें इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उसकी पत्नी किस तरह से बेधड़क झूठ पर झूठ बोले जा रही है। बड़ी ही शान से उसने अब पूरा दोष अपने पति के ऊपर ही डाल दिया था, और यह काम इतनी शिद्दत से कर रही थी, सच्चाई जानते हुए भी कि उनके पति का मन 2 मिनट के लिए कामिनी की बातों में आकर भाव विभोर हो गया था। उन्हें तो अब तक इस बात का भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी के अंदर अदाकारी का भी गुण छुपा हुआ था। पर जिस तरह की सिचुएशन थी, वरना गुस्सा जाता पा रहा था, ना अपनी पत्नी को अदाकारी देखकर भलाइयाँ ले पा रहा था। इस वक्त उनका कुछ भी कहना बात को और उलझा सकता था, सो उन्होंने मौन रखना ही सही समझा। पर कामनी तो शांत नहीं हो रही थी। वो बातों से हर एक हथकंडा अपनाए जा रही थी कि किसी बात से तो हालात संभले और उनके पक्ष में आए। आखिर में उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ते हुए कहा, आप जितने बड़े लोग ना सही, पर हमारे अंदर भी स्वाभिमान है। पैसों से आप उसे खरीद नहीं सकते। इतना बड़ा नाशर तो हम नहीं सहेंगे कि हमने आपको धोखा दिया है। अगर आपको वाकई ऐसा लगता है कि हमने आपको धोखा दिया है तो हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता जहाँ हमारी बेटी पर इस तरह से लांछन लगाया जाए। क्या करेगी वह इतने पैसों का, बड़े घर का, जहाँ उसकी इज्जत ही ना हो। आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, नमस्ते। और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। कामनी का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर रमा का दिमाग भी घूम गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आखिरकार करना क्या चाहती है। वो एक ही झटके में निरुपा रॉय कैसे बन गई है। हृदय परिवर्तन कब हुआ माँ का। वो खुद भी अपने हाथ से खुद की कुल्हाड़ी पर क्यों मार रही है। क्यों 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 आखिर क्यों। रमा रमा सोच सोच कर चक्कर आ रहे थे। रीना ने कुछ सोच आर्यन को कहा, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुन कामनी को हार्ट अटैक ही आ गया। उन्होंने जो पासा फेंका वो उसी पर भारी पड़ गया था। होने लगा उनको यही भारी भरकम स्वाभिमान वाली बातें सुनकर वह इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कामनी मन में भगवान का पाठ पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ऐसा ना करना, ये रिश्ता हाथ से ना जाने दो। राधा की भी आंखें अन्नम हो गई थी। वो मन ही मन खुद को गुनहगार मान रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी छोटी बहन का घर ना बसे, पर वही होता है देख उसे बहुत दुख हो रहा था। वो अब भी किसी से नज़र नहीं मिला पा रही थी।
आर्यन और रोशन माँ की बात सुनते ही खड़े हो गए। कामनी की सांस वहीं अटक गई। तभी राजेश उनसे बोले, रुको। यह सुनने के बाद कामनी की सांस वापस आ गई। राजेश ने कहा, हम व्यापारी हैं, बहुत सौदा किया है और सौदा करने का मेरा यही असूल है कि भले ही घाटा हो रहा हो लेकिन सामने वाला इंसान ईमानदार है तो सौदा उसी के साथ करना चाहिए। इस ज़माने में ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटे का रिश्ता भले ही किसी बड़े परिवार में ना हो पर ईमानदार परिवार में ज़रूर हो। मुझे आपकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। यह सुनकर कामनी ने अपने मन में भगवान को धन्यवाद किया और मुस्कुराकर कहा, जी 100% की बात कही आपने भाई साहब। मैं भी यही कह रही हूँ कि लड़की जाए तो ऐसे घर में जाए जहाँ उसकी ईमानदारी की तो कदर हो, बाकी पैसों का तो भाई साहब हम क्या ही करेंगे। चलिए, इस बात की तसल्ली तो हो गई कि हमारी बेटी आपके घर खुश तो रहेगी। राजेश ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, रीना बैठो। रीना को अपने पति का यह फैसला कुछ अजीब लग रहा था, फिर भी कामनी के परिवार को दूसरा मौका देते हुए वापस सोफे पर बैठ गई। रीना के उठने के बाद रमा के चेहरे पर ऐसी शांति आई जैसे किसी तूफान के टलने पर आती है। कामनी भी बैठ गई और गटगट पानी पीने लगी। फिर वो बोली, बच्चे भी अब मिल गए एक बार। इस पर रीना ने कहा, हाँ बिल्कुल। रोशन बेटा तुम भी जाओ आदित्य भैया के साथ। उनको देखा देखी कामनी भी राधा से बोले, हाँ हाँ राधा तू भी जा इन लोग के साथ। अब आर्यन और रोशन रमा और राधा के साथ बाहर गार्डन की तरफ निकल गए। वहाँ एक कोने में 2 पुरानी लोहे की कुर्सियाँ लगी पड़ी थीं जहाँ कभी कभी राधा अकेले ही बैठकर चाय पीती थी। इस जगह को देख रोशन ने कहा, खड़े खड़े बातें करने से बेटर होगा बैठकर बात करें। तो आप ना वहाँ उन कुर्सियों के पास चले जाइए और आराम से बात कीजिए। थोड़ी देर बाद हम आपको यहीं मिलते हैं। यह सुनकर आदित्य और रमा कुर्सियों की तरफ चल दिए और उनके पीछे पीछे राधा भी चल दी। उससे ज़्यादा तेज़ रोशन ने उसे रोककर बोला, राधा जी आप कहाँ जा रही हैं? कुर्सियों के पास। राधा का यह जवाब सुन रोशन बोला, पर कुर्सियाँ तो 2 हैं ना। राधा बहुत मासूमियत के साथ बोली, मैं साइड में खड़ी हो जाऊंगी। यह सुनकर रोशन को हंसी आ गई और उसने कहा, साइड में खड़ी हो जाओगी? आप उनके साथ जाएंगी तो वो शायद अच्छे से बात ना कर पाए, उन्हें जाने दीजिए। तब तक रमा और आदित्य कुर्सियों पर जाकर बैठ गए थे। उन्हें वहाँ बैठे बात करते देख राधा ने रोशन से कहा, तो हम अंदर चलें? अंदर क्यों? अंदर जाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? माँ मुझसे कहेगी, रोशन मैंने तुम्हें आदित्य भैया के साथ रहने के लिए कहा था, तुम अकेले कैसे वापस आ गए? फिर मैं क्या करूँगा? रोशन की यह बात सुन राधा बोली, तो अब क्या करें? अंताक्षरी खेलें? उसका यह ऊटपटांग जवाब सुन राधा को गुस्सा आ गया। उसे गुस्से में देख रोशन खुद से बुदबुदाया, अरे बाप रे, ये तो गुस्सा हो रही है, बेटा कुछ कर। तभी उसने पास लगे गुलाब के पौधे को देखा और बोला, इसमें कितने सारे फूल हैं। हमारे गार्डन में जो प्लांट्स है उसमें तो फूल ही नहीं आए। कितनी केयर की उसकी माली दिन में 2 बार पानी देता था फिर भी बहुत ज़्यादा सड़ गया। उसकी यह बात सुन राधा बोली, इसलिए ही सड़ा क्योंकि गुलाब के पौधे में ज़्यादा पानी नहीं डालते, वो सड़ जाता है। अति करना केयर करना नहीं होता है, सब बैलेंस में होना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति खराब होती है, चाहे वो चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। वाह वाह राधा जी वाह, आप तो फिलोसफर निकली। आप पक्का लिखती होंगी। रोशन की यह बात सुन राधा कुछ नहीं बोली, बस इधर उधर देखने लगी। पर रोशन तो बोले ही जा रहा था। वह ऐसे कहते हैं जय कि जो लोग कम बोलते हैं वो लोग लिखते ज़्यादा है। मैं तो लगता है कि आप पक्का कविता लिखती होंगी। वैसे यह नाचीज़ भी लिखता है। क्या है कि मैं भी बहुत कम बात करता हूँ ना, इसलिए कम बात। यह सुनकर राधा हंस दी, फिर बोली, आई एम सॉरी। अरे नहीं, सॉरी क्यों? मुझे तो अच्छा लगा, आप मुस्कुराए तो सही, हम किसी काम आए तो सही। फिर पास ही हल्के बैंगनी रंग फूलों से भरा पौधा देखने वो बोला, वह ये कौन सा प्लांट है? बहुत अलग फूल है इसके, एक ही पत्ती है इसकी, एक ही पत्ती है इसकी। राधा ने जवाब देते हुए कहा, यह कोयली के फूल हैं, इसे अपराजिता भी कहते हैं। वाह, आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपको गार्डनिंग का शौक कैसे हुआ? आमतौर पर आज की जनरेशन को गार्डनिंग बोरिंग लगती है और लड़कियों को तो इससे नेल्स वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर आपको कैसे? रोशन के पूछने पर राधा ने उसे बताया, बोरिंग तो नहीं है, हाँ इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते
इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते ना, शायद इसलिए आपको बोरिंग लगता होगा। आज पौधा लगाया और कल फूल उग गए, ऐसा नहीं होता है, इसमें वक्त लगता है। फटाफट फूल आने के लिए शानदार वह रंग ना आए, वह खुशबू ना आए फूलों में, क्योंकि वह समय नहीं मिल पाते उन्हें। अच्छी मात्रा में ये सब इकट्ठा करना चाहिए। वक्त भले लगे पर रिजल्ट अच्छा हो। और मिट्टी से कैसा बैर, हर रंग हर फूल है, अन्न का दाना यहीं से तो निकलता है। रोशन उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो चुका था। वहाँ मैंने कहा था ना, वाह, मैंने कहा था ना आप पक्का लिखती होंगी। काश मुझे आप जैसा कोई ध्यान रखने वाली लड़की मिल जाए। क्या? राधा ने हैरानी से पूछा तो देखती है कि रोशन बात को संभालते हुए बोला, मतलब फूलों का ध्यान रखने वाली कोई मिले तो मेरा गार्डन भी हरा भरा हो जाएगा। यहाँ रोशन राधा से इम्प्रेस हो रहा था और वहाँ आदित्य और रमा के बीच सिर्फ रमा ही बोले जा रही थी। एक्चुअली मुझे यहाँ कुर्सियाँ चुभती हैं, ऐसे सिंपल लोहे की कुर्सियाँ अच्छी भी नहीं लगती, मतलब कुछ क्लास का होना चाहिए ना। एक्चुअली यह घर भी रिनोवेट ही करवाना इंटीरियर डिज़ाइनर से। वैसे शादी के बाद हमारा कमरा कैसे डिज़ाइन होगा, उसका इंटीरियर डिज़ाइनर कौन होगा, मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिएगा, क्योंकि मुझे सारे इंग्लिश कलर ही पसंद है। आदित्य जो इतनी देर से चुप बैठा था आखिर बोल पड़ा, प्लीज़ 2 मिनट, इससे कि आप शादी की बात को लेकर और आगे बढ़े, मुझे आपसे कुछ कहना है। रमा उसे इतना सीरियस होता देख बहुत घबरा गई और हिचकिचाते हुए बोली, जी कहिए। रमा जी, आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनकर रमा बिल्कुल सुन्न हो गई। इतना ड्रामा हुआ, उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतने सपने देखे स्विट्जरलैंड के, वह यह गेम जीतने के बहुत करीब थी, और यह आदित्य उससे क्या कह रहा था, वो उससे शादी ही नहीं करना चाहता। क्या हो पाएगी, क्या हो पाएगी आदित्य और रमा की शादी? क्या पूरे हो पाएंगे रमा के सपने? जानने के लिए मिलते हैं छोटी बहू के पार्ट 3 में। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं छोटी बहू के पार्ट 3 में। धन्यवाद।